नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान अथवा राज्य व्यवस्था का लेक्चर नंबर 11 होने वाला है ये। इससे पहले 10 लेक्चर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो इस 11वें लेक्चर में हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जिसे कहा जाता है, वो हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने पढ़ लिया है पहले, संविधान सभा ने हमारा संविधान एक बेहतरीन संविधान बनाकर तैयार कर दिया। और उसके बाद आपने पढ़ा कि जो संविधान सभा ने जिन जिन देशों से जो जो बातें ली गई थी हमारे संविधान में उन्होंने जोड़ी थी, उन देशों के नाम भी आपने पढ़ लिए और उनसे क्या क्या बातें ली गई हैं वो भी आपने पढ़ लिया। अर्थात सब भारतीय संविधान के स्रोत कि कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें किस देश से कॉपी की गई है वो भी आपने पढ़ लिया। अब भारतीय संविधान जो कि हमारा एक ग्रंथ है आप कह सकते हैं, उसे हम अध्ययन करने वाले हैं। तो उसका पहला पन्ना आप जब पलटेंगे तो सबसे पहले वहाँ लिखा होगा उद्देशिका अथवा प्रस्तावना। तो वही हम पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। जैसे कोई भी नई पुस्तक खरीद कर लाइए आप, पहला पन्ना आप पलटेंगे तो शुरुआत में प्रस्तावना लिखी होती है। उस प्रस्तावना के अंतर्गत उस पुस्तक के क्या उद्देश्य हैं, उस पुस्तक को क्यों बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको पढ़ने के बाद एक एहसास हो जाता है। इसी प्रकार हमारे भारतीय संविधान का एक तरीके से ये परिचय पत्र है। इसे पढ़ने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि हमारे भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य है, क्यों इसे बनाया गया, इसके क्या आदर्श हैं। वो सारी आपको चीज़ें जो है ना खुद ब खुद पढ़ने के बाद एहसास हो जाएंगी। तो आखिर हमारी भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बातें लिखी हुई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे संविधान की उद्देशिका में। अब एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या है ये। तो सबसे पहले देखिए, हमारे इस संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका पहला प्रश्न आपके एग्जाम में ये बनेगा कि ये जो प्रस्तावना है हमने किस देश से कॉपी किया है। ये पढ़ लिया आपने, ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका ही वो पहला देश है जिसने अपने संविधान के लिए प्रस्तावना का निर्माण किया है, जिसने अपने संविधान के लिए एक प्रस्तावना का निर्माण किया है। तो वो अमेरिका पहला देश है। तो हमने प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से कॉपी किया है कि संविधान की एक प्रस्तावना होनी चाहिए। ये कंसेप्ट अमेरिका से लिया है। लेकिन ये भाषा, ये कंटेंट, इसमें जो भावना है, ये हमने कहाँ से कॉपी किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया है। ये दो चीज़ें तो पहले ही क्लियर हो गई। ये हालांकि पहले भी हम बता ही चुके थे। ठीक है, और मूल संविधान में ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जो है ना, ये नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। हमारी प्रस्तावना में ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके बाद ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है ना, ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान जब हमारा बनकर तैयार हुआ था, संविधान सभा ने हमारा संविधान बनाया था, तो उनके द्वारा जो उद्देशिका या प्रस्तावना लिखी गई थी उसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द नहीं थे। इसे कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इस समय
इमरजेंसी लागू थी भारत के अंदर। आप जानते होंगे 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी लागू थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इसी बीच एक 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत सारी बातें संविधान में जोड़ी गई। इतनी सारी बातें संविधान में जोड़ दी गई, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय ये हुआ था। तो उन बहुत सारी बातों में एक बात ये भी थी कि उद्देशिका के अंदर ये शब्द लाए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक है, उद्देशिका में हमारी जो प्रस्तावना है इसके अंदर बदलाव या संशोधन या परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन अगर परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 368 आगे पढ़ेंगे ना, तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार आर्टिकल 368 में संसद को दिया गया है। तो ये संशोधन जो है ना आर्टिकल 368 के माध्यम से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जान लीजिए हमारी उद्देशिका में भी, हमारी प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन वो स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा की स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए। और वो संविधान में संशोधन ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए कि संविधान का मूल ढांचा ही हिल जाए। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा क्या होता है, आगे चलकर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आपको एहसास होगा कि क्या क्या बातें ऐसी हैं संविधान में जो बदली नहीं जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, अगर ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, इसे हटा दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो ये जान लीजिए। तो प्रस्तावना का मतलब आपको समझ में आ गया ना। प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? प्रारंभिक परिचय। ठीक है, प्रारंभिक परिचय मतलब संविधान का प्रारंभिक परिचय है ये उद्देशिका। और हमने क्या बताया? संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र भी इसे कहा जाता है। किसने कहा है? एक बहुत ही बड़े संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, N.A. पालकीवाल ने। ठीक है, N.A. पालकीवाल ने कहा है कि जो ये उद्देशिका है, जो ये प्रस्तावना है, ये संविधान का परिचय पत्र है। ये बात किसने कही है? N.A. पालकीवाल ने कही है, जो कि बहुत बड़े एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। तो चलिए समझते हैं उद्देशिका के एक एक शब्दों को। सबसे पहले शुरुआत होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इससे क्या आपको एहसास हो रहा है? इससे यही एहसास हो रहा है कि जो संविधान है वो भारत के लोगों से ही अपनी शक्ति ग्रहण कर रहा है। मतलब भारत के लोग ही सुप्रीम हैं, भारत के लोग ही प्रमुख हैं, उन्हीं के लिए संविधान है। इसके अलावा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब हमारे भारत की प्रकृति कैसी है? हमारा भारत कैसा है? प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो गया कि जो हमारा भारत है वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में जो निर्णय लेने हैं वो उसके लिए वो स्वतंत्र है, किसी दूसरे या किसी तीसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है। हम अपने निर्णय, चाहे वो आंतरिक मामले हो चाहे बाहरी मामले हो, वो निर्णय स्वतंत्रता पूर्वक ले सकते हैं। हमें किसी तीसरे देश की आवश्यकता नहीं है या हम तीसरे किसी देश के गुलाम नहीं हैं। तो ये हो गया प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी का मतलब आपको नाम से ही एहसास हो रहा होगा, हालांकि इकोनॉमिक्स में ये डिटेल में आप पढ़ेंगे समाजवादी का मतलब क्या है, कि एक तरीके से समाज के लिए किसी देश में जो संसाधन है, जो उत्पादन है, उसका वितरण जो है इस प्रकार का हो कि वो समाज के हित में काम आए, तो उस प्रकार का हमारा देश है। और हमारा देश भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष है, अर्थात हमारे देश का कोई भी खुद का धर्म नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है कि उसके सामने सभी धर्म बराबर हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया कि हमारे भारतीय संविधान का या हमारे भारत का
खुद का कोई धर्म नहीं है और वो सभी धर्मों को एक प्रकार से देखता है, एक ही नज़र से देखता है। सभी धर्म उसके सामने एक बराबर है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक आप समझ पा रहे हैं, लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों द्वारा शासन। तो ये है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र का मतलब समझ पा रहे हैं ना, कि लोग ही सुप्रीम हैं, लोग ही अपने लिए सरकार चुनेंगे और लोग ही सरकार में बैठेंगे और वही लोगों पर शासन करेंगे। गणराज्य का मतलब क्या है कि किसी भी देश का जो सर्वोच्च पद है, जैसे राजा हो चाहे राष्ट्रपति हो, वो अगर वंशानुगत नहीं है, वो अगर निर्वाचित होकर आता है तो वो देश गणराज्य कहलाता है। तो हमारा देश गणराज्य है क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च पद है, हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का, वो निर्वाचित होकर आता है, वंशानुगत नहीं है। हमने आपको पहले ही एग्जाम्पल बताया था यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का। वहाँ पे सम्राट या जो साम्राज्ञी होती है, महारानी जिसे आप कहते हैं, वो वंशानुगत पद है, वो निर्वाचित होकर नहीं आते हैं, तो वो गणराज्य नहीं है ब्रिटेन। हमारा देश गणराज्य है क्योंकि हमारा जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है वो निर्वाचित होकर आता है, ना कि वंशानुगत है। तो ये तो हमारे भारत की प्रकृति बता दी इसमें शुरुआत में, कि प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। ठीक है। इस प्रकार का हमारा देश है, इस प्रकार का हमारे देश की कल्पना की गई है कि इस प्रकार का है। इसके अलावा इस देश में रहने वाले जो नागरिक हैं ना, उन्हें 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से न्याय? भारत में रहने वाले लोगों के पास 3 प्रकार के न्याय हैं, उनके साथ 3 प्रकार का न्याय किया गया है। सामाजिक न्याय किया गया है उनके साथ, आर्थिक न्याय किया गया है और राजनीतिक न्याय किया गया है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि समाज में सभी नागरिक जो हैं वो समान व्यवहार उनके साथ किया जाएगा। समाज में सभी बराबर होंगे, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक न्याय मतलब, चाहे मैं कोई काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, और वही काम अगर आप भी करेंगे तो आपको भी वही सैलरी दी जाएगी सरकार के द्वारा, 1 ही लाख रुपए दिए जाएंगे। तो मतलब कहने का भाव है कि आपके साथ आर्थिक न्याय किया जाएगा। ठीक है। सेम काम के लिए सभी व्यक्तियों के लिए सेम उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार किया जाएगा, उनके साथ आर्थिक न्याय होगा। और राजनीतिक न्याय होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, मतलब भारत का कोई भी नागरिक हो, सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार समान होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार समान होगा, कोई भी सार्वजनिक पद पाने का अधिकार समान होगा, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कहने का भाव है कि हमारी उद्देशिका में हमारे भारत के लोगों के लिए किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक है। तो कौन कौन सा किस किस प्रकार का न्याय है, नाम से ही पता लग रहा है। इसके अलावा हमारे इस प्रस्तावना के अंदर हमारे भारत के लोगों के लिए कुछ स्वतंत्रता की बात भी की गई है। किस प्रकार की स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म में वो विश्वास कर सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, अपने आप को वो एक्सप्रेस कर सकता है, उसके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ये जो है स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ये सारी बातें आपको खुल के समझ में आएगी जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। आगे चलकर एक जो चैप्टर आएगा मौलिक अधिकार, उसमें ये सभी बातें आएंगी। और न्याय की जो बातें हैं ना, ये आप ये डीपीएसपी में भी पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों में, डीपीएसपी में, ये सब आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा समता की बात भी की गई है, इसमें लोगों के साथ समानता करने की बात भी की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सभी नागरिकों को, सभी भारत में रहने वाले लोगों के पास समान अवसर प्राप्त करने की जो है समानता होगी। अपनी प्रतिष्ठा, अपने टैलेंट दिखाने की समान उन्हें जो है अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये है समानता। इसके अलावा भारत के लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए की बात की गई है।
जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, इस प्रकार की भाईचारा जो है बढ़ाने की बात इस उद्देशिका में की गई है। तो उद्देशिका से मतलब आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले इसमें किस प्रकार के भारत की कल्पना की गई है कि भारत जो हमारा है वो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसके अंदर जो रहने वाले समस्त नागरिक हैं उनके पास 3 प्रकार के न्याय हैं, उनके पास स्वतंत्रता है, कुछ ये लिखी हुई है, उनके पास समानता है, और उन सभी के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी भावना हो जो उस राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखे। तो इस प्रकार के संविधान की हम कल्पना करते हैं, ये उद्देशिका में लिखा हुआ है। तो अब आपको एहसास हो रहा होगा कि आखिर हमारी उद्देशिका और जो प्रस्तावना है इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका के अंदर कौन से शब्द बाद में जोड़े गए हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए हैं। तो पहला शब्द है समाजवादी, ठीक है, ये तो आप आसानी से बता देंगे। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। तीसरा शब्द आप बताइए क्या है, अखंडता है या और अखंडता है? तीसरा शब्द आप क्या टिक करेंगे, ऑप्शन में आएगा। याद रखिए और अखंडता शब्द है ये। शुरुआत में तो राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली यही था, लेकिन और अखंडता शब्द और भी जोड़ा गया है। इस शब्द का हेर फेर दिमाग में रखिएगा, केवल अखंडता शब्द नहीं जोड़ा गया है, अखंडता शब्द जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पहले से राष्ट्र की एकता था, दोनों को जोड़ने के लिए और लगाना पड़ा। तो और अखंडता शब्द ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया है, केवल अखंडता नहीं। ये परीक्षा में पूछा गया है तो ऐसा लग रहा है कि सिली क्वेश्चन होगा, लेकिन ये परीक्षा में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है और अखंडता शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में और अखंडता नहीं है तब आप बिंदास लगा दीजिए अखंडता, ठीक है। तो ये हमारी उद्देशिका थी। अब ये सवाल उठता है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उस संविधान का अंग ये प्रस्तावना है या नहीं? जैसे हमारे संविधान में 395 आर्टिकल हैं, नंबर वाइज देखेंगे, हालांकि वैसे देखेंगे जैसे ए बी सी के रूप में जोड़े गए हैं तो लगभग 450 के आसपास आर्टिकल हो गए हैं। तो ये आर्टिकल संविधान का अंग है, ठीक है। अनुसूचियां आप पढ़ेंगे वो भी संविधान का अंग है। तो क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, इस प्रश्न पर बहुत विवाद उत्पन्न हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत बार व्याख्या की है, अलग अलग केसों में जब अलग अलग केस आते थे इससे संबंधित तो अलग अलग व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो वो कौन कौन से केस हैं, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है वो आपको याद रखना है। फिलहाल अगर ये जवाब पूछेंगे आज की डेट में क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो आप कहेंगे हाँ। आज की डेट में कहें तो प्रस्तावना जो है ना संविधान का अंग है, लेकिन अलग अलग केसों में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट दिए हैं। तो पहले जो केस था बेरूबारी संघ केस 1960 का मामला है, इसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का हिस्सा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो प्रस्तावना है संविधान का हिस्सा नहीं है, अर्थात इस प्रस्तावना के आधार पर कोई जजमेंट नहीं दिया जा सकता। मतलब किसी केस की सुनवाई करते समय हम प्रस्तावना का जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रस्तावना का रेफरेंस नहीं ले सकते हैं। जो प्रस्तावना में बातें लिखी हुई हैं ना इनका यूज़ किसी केस में नहीं किया जा सकता है, किसी केस की सुनवाई के दौरान नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान सभा के लोगों के दिमाग में क्या था वो समझने के लिए है, ये संविधान का अंग नहीं है, ये कहा था बेरूबारी संघ केस में। लेकिन उसके बाद गोलकनाथ केस आया 1967 का मामला है। इसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अंदर जो भाषा बहुत ही संदिग्ध हो या अस्पष्ट हो, मतलब ऐसी कोई चीज़ संविधान में जो समझ में ना आ रही हो, तब उस केस में प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है, तब प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है।
कब, किस कंडीशन में, किस कंडीशन में? जब संविधान के अंदर जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं हैं, वो समझ में नहीं आ पा रही हो, उसकी व्याख्या अच्छे से नहीं हो पा रही हो, तो उस कंडीशन में प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन 1973 का मामला है, केशवानंद भारती केस। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट जब दिया तो उसमें ये भी कहा था कि जो प्रस्तावना है ना, ये संविधान का अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले वाले जजमेंट को उलट दिया और अब कह दिया प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, ये केस में क्या चीज़ें हैं ये आगे चलकर आएंगे, आगे आगे पढ़ते रहेंगे तो इनसे संबंधित जो भी उपबंध संविधान में आएंगे तो ये केस को डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे कि ये केस किसके किसके बीच में था, क्यों था, ये सब आएंगे आगे। तो फिलहाल इन केस का नाम इसलिए हम ले रहे हैं कि ताकि एक रेफरेंस बन जाए कि किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। ठीक है, इसके बाद SR बोमई केस 1994 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का अभिन्न अंग है। इसमें भी क्या कहा था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना जो है ना वो संविधान का अंग है, संविधान का भाग है। एक और केस आया था आगे, LIC केस। ठीक है, LIC जो जीवन बीमा है, LIC जीवन बीमा जो केस आया था 1995 का मामला है। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए, पूछा जाए आपसे क्या संविधान की का अंग है कि नहीं प्रस्तावना, तो आप क्या कहेंगे? हाँ है। तो ये केस जो विवाद है कि क्या ये प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, इन विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आप याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कब कब क्या क्या कहा। बेरूबारी केस में कहा था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में कह दिया कि संविधान का हिस्सा है भाई प्रस्तावना। तो ये दो केस महत्वपूर्ण है। बाकी के केस मैंने इसलिए आपको बता दिए, इसमें भी प्रस्तावना संबंधित स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए मैंने इनका भी जिक्र आपको कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका पूरा संविधान की प्रस्तावना और संविधान की उद्देशिका। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा संविधान के सभी भाग। नंबर वाइज देखा जाए तो 22 ही भाग हैं, लेकिन जैसे 4A भाग जोड़ा गया है, 9A भाग जोड़ा गया है ना, तो इस तरीके से टोटल 25 भाग हो जाते हैं। संविधान के 25 पार्ट्स हैं और इन 25 भाग के अंदर टोटल आर्टिकल नंबर वाइज 395 हैं। ठीक है, ये एक तरीके से 25 चैप्टर आप समझ लीजिए। उस 25 चैप्टरों में क्या कंटेंट लिखा है वो आर्टिकल लिखे हुए हैं। जैसे पहला भाग, संविधान का पहला भाग, भाग 1, ये एक चैप्टर मान लीजिए, इस चैप्टर के अंदर 4 आर्टिकल हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार संविधान का भाग 3, ये भी एक चैप्टर मान लीजिए, इस चैप्टर का नाम होगा मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल आप राइट पढ़ेंगे। इसमें जो कंटेंट है क्या लिखा हुआ है, इसमें आर्टिकल लिखे हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो कई चीज़ों को, कई स्टूडेंट को भाग और जो अनुच्छेद हैं, पार्ट और आर्टिकल हैं, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है क्या है। ये अलग चीज़ें नहीं हैं। पार्ट एक तरीके से चैप्टर है और उस चैप्टर में आर्टिकल जो है एक तरीके से कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ कि कोई किस सब्जेक्ट का चैप्टर 1, इस चैप्टर 1 में ये चीज़ें हैं भाई, तो जो ये चीज़ें हैं ये आर्टिकल हैं और जो ये चैप्टर का नाम है ये भाग है। ठीक है, ऐसे ही आप भाग 4 पढ़ेंगे, भाग 4 पढ़ेंगे। भाग 4 भी एक चैप्टर की तरह है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, इसके अलावा एक अतिरिक्त चीज़ है, इन भाग और अनुच्छेद के अलावा अनुसूचियां होती हैं। क्या होती हैं? अनुसूचियां। अनुसूचियां, ये 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन मूल संविधान के बाद यहाँ पे 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई हैं, तो टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों में क्या क्या बातें लिखी हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।